एक्चुअली निष्ठा योग की विकसित करने का कारण यही है कि जो महाभारत जिस भी वजह से हुई और उसमें जो विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ, एक्चुअली कहा जाता है कि महाभारत के होने के बाद पुरुष वर्ग जो है बचा ही नहीं था जो घर चला सके जी। मतलब इंसान पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी या वो बच्चे रह गए थे जो गर्भ में थे औरतों के, वो तो बच गए, या जो मतलब कहना चाहिए कि जो टीनेज कम्युनिटी से कम के बच्चे थे वो तो बच गए, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं मैं जी। लेकिन सीनियर जो जनरेशन यानी 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं तकरीबन सारे खत्म हो गए थे। वो युद्ध इतना महाविनाशकारी था कि उसमें देखो युद्ध हुआ है तो विनाश किसका हुआ? मानव योनि में देखा जाए तो पुरुष जगत ही लड़ता है ना, लड़ाई हुई और उन्हीं का विनाश हो गया। अब उनके खत्म होने से इफेक्ट क्या आया? कहा जाता है कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी। तो क्या कृष्ण की 16,000 रानियां क्यों जरूर, ये स्टेटमेंट क्यों आई? ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी, पर असल में उस समय में पुरुष वर्ग इतना कम हो गया था और नारियों को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो सारी की सारी वैसी की वैसी थी, घर में बैठी थी, अपना तो घर चला रही थी। उनको क्या पता कि युद्ध में जो है कौन कौन काम आ गया। तो अब जो है एक एक पुरुष के साथ बहुत सारी नारियां रहने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, क्योंकि मजबूरी थी। तो अब हम देखते हैं तो युद्ध एक विकल्प है? युद्ध में तो पुरुष ही मारे जाते हैं जी, बिल्कुल असूल है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो कि जहां पर भी देखोगे तो अगर क्राइम की बात करते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है कि पुरुष वर्ग जो है वो कम हो जाता है। कोई भी लड़ाई हुई, कुछ हुई, तो पुरुष वर्ग के कम ना हो तो लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली पर्पस क्या है कि युद्ध करने का कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि उसमें जो उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो सबसे ज्यादा कन्या जगत को भुगतना पड़ता है। अब वो घर में बैठ के इंतजार कर रही है कि अब वो आएंगे, कुछ खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, और वो कोई आ नहीं रहा है, तो वो उसको पता भी नहीं है कि वो हुआ क्या। ये तो हमें समझ में आ गया महाभारत होने के बाद। और अब जो पीरियड चल रहा है कलयुग की, जैसे तुमने बात की थी अभी जी। तो कलयुग, एक्चुअली कलयुग का मतलब है, कलयुग को ना दो एंगल से देखा जाता है। एक तो ये है कि जिसमें झूठ और सच की बात करते हैं हम, और दूसरा कलयुग का मतलब है कली, पुर्जों का मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम का युद्ध। एक्चुअली स्पीकिंग आप देख रहे हो कि रोज कोई ना कोई नई विज्ञान में डेवलपमेंट हो रही है जी। पहले जो है कार चलती थी, जब कार बनी, टू व्हीलर कार जो इंजन बना, तो उसकी स्पीड कुछ 40-50 से ऊपर जाती नहीं थी, और आज शायद 300-400 की स्पीड भी चलती है। और आज हवाई जहाज एटसेट्रा जो चीज़ें हैं जो विज्ञान की देन है, और हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, और ग्रहों पर जाने की रॉकेट वो सब बन चुके हैं। तो प्रगति आप देख रही हैं कि प्रगति तो दिखाई दे रही है सामने कि ये हो रही है, पर यह प्रगति हमें विनाश की तरफ ले जा रही है कि विकास की तरफ ले जा रही है, ये समझने में कुछ इश्यूज तो हैं जी। लेकिन मेरी समझ से ये समझने में इशू है कि अभी हम जो मिसाइल बनाने, जो हमने रॉकेट डेवलप किया, वो मिसाइल बनाने की कोशिश की, वो इसलिए की कि हम इसको यहाँ बैठ करके और दूसरे दूर जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ पर इसको पहुँचा करके और नाश कर सकें। बेसिकली तो पर्पस तो यही रहा ना कि हम दूसरी जगह का उसको नुकसान पहुँचा सकें जी। तो क्या टेक्नोलॉजी हम नुकसान पहुँचाने के लिए डेवलप करते हैं? जी नहीं। तो एक ये एग्जैक्टली तो एक ये बहुत बड़ा सवाल आया। और आज की जो बात मैं कह रहा था कि अभी आपको कि ना एक घोषणा, पिछले हमने घोषणा की थी कि नव समाज का नव निर्माण हो चुका है, और नव निर्मित समाज का जो नाम है वो है निश्चल दुनिया। तो नेचुरल सी बात है कि उसमें वो जो प्रॉब्लम्स थी पहले वाली, अगर उसमें वही कंटिन्यू आगे करते हैं तो उसका फायदा क्या बनाने का? देखो, कल्चर से हम लोग सीखते हैं जी। कल्चर के बिना मानव जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। और कल्चर का विकास जो है नॉर्मली वो कन्या जगत के हाथों में होता है, क्योंकि कन्या जो है वो 9 गुना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होती है मेल के कंपैरिजन में। कहा जाता है कि कन्या जो मतलब बिफोर मैरिज
कन्या और महिला में क्या फर्क है? तो एक मैरिज का ही फर्क है ना, कि मैरिज से पहले वो कन्या होती है, मैरिज के बाद वो महिला हो जाती है। कन्या जो है वो सारे कलर्स, मतलब इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में जितने रंग हैं वो सारे रंगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कन्या करती है। कहा गया है कि कन्या एक कविता है और ब्याहता एक ज्ञानिता है जी। ये पुस्तक है छोटी सी, षोडशी के नाम से। इसमें साफ लिखा है 3 तरह के दान कहे गए हैं। एक कहा गया गुरुकुल परंपरा में विद्या दान को सर्वोत्तम कहा गया है जी। क्योंकि बिना विद्या दान के आप जीवन में क्या करना है, आजीविका वो कमानी है, जो कमाई हमने करनी है वो करनी है जो हमें नुकसान ना दे, एटलीस्ट हमें नुकसान ना दे, और उस पैसे को जो मैं कमा रहा हूं वो दूसरे को नुकसान ना दे। इतना अगर इंश्योर कर लेते तो समझो कि हमने विद्या प्राप्त की। तो सर्वोत्तम ध्यान जो ये महादान माना जाता है वो है विद्यादान। ये गुरुकुल परंपरा से अगर आता है तो वो सबसे ज्यादा लाभकारी रहता है। दूसरा जो दान है पुरुष परंपरा क्या है, वीर्य दान, पत्नी को, इस दान को उत्तम दान कहा गया है। और तीसरा जो स्त्री परंपरा है, मतलब एक गुरुकुल परंपरा हुई, एक पुरुष परंपरा हुई, और तीसरी जो है स्त्री परंपरा कही गई है। स्त्री परंपरा में गुरुत्व दान किया जाता है। गुरुत्व दान यानी अगली पीढ़ी को क्या करना है उसको गाइड करने की सारी जिम्मेदारी, और वो औरत को दी गई है, लड़की को, महिला को दी गई है। तो आप समझो कि सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो पिछली जनरेशन है उसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है, जो अगली जनरेशन खराब ही ना हो वो करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, अगर रोगी है तो निरोगी करना जरूरी है जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम वो स्टेप ले लें रोग आए ही नहीं तो वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए सर्वोत्तम दान जो कहा गया है वो स्त्री परंपरा का गुरुत्व दान कहा गया है।